नमस्कार, मैं हामिद खान, टीम डायरेक्टर पाथाइस एकेडमी। और इस वक्त मेरे साथ सीजीपीएससी 2015 के टॉपर हिमांचल साहू बैठे हुए हैं और आपके बारे में थोड़ी सी जानकारी मैं शेयर करना चाहूँगा। हिमांचल एनआईटी से पास आउट हैं और इससे पहले आपने 2014 पीएससी के एग्ज़ाम को क्वालिफाई करके अकाउंट ऑफिसर की पोस्ट आपने ली है। और मेरा मानना है कि हिमांचल एक नेचुरल और प्राकृतिक तौर पर स्वयं में प्रतिभा के धनी हैं और इन्होंने कहीं से भी कोचिंग नहीं की, स्वयं पढ़ाई की और आज स्वयं की मेहनत के बदौलत आज पीएससी के टॉपर हैं आप, और इसके लिए बहुत बहुत बधाई हिमांचल। और आपके जो नेचुरल टैलेंट हैं उसकी मैं जितने भी गुणगान करूं कम होंगे, तो बेहतर है आपके जुबान से ही सुना जाए। तो कैसा रहा ये सफर ओवरऑल पीएससी का प्री मेंस और इंटरव्यू, इसको कैसे आप बच्चों के सामने रखना चाहेंगे, क्योंकि छत्तीसगढ़ में बहुत सारे छात्र इसकी तैयारी से जुड़े हुए हैं और आप भी एक छोटे से गांव से हैं और आपने बेहतर अपनी प्रतिभा का दोहन किया और प्राकृतिक तौर पर इस परीक्षा को आपने दिया है, तो किस तरह से बच्चों के सामने अपनी बात रखना चाहेंगे? सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर जी, है ना। और जैसा कि सर ने कहा कि एक सहज भाव और नैसर्गिक रूप से अपनी अपनी तैयारी रखनी चाहिए। जैसे प्री मेंस और इंटरव्यू का तीनों जो स्टेज है उसकी अपनी अलग अलग डिमांड्स हैं। प्री का जो डिमांड है उसको समझने के लिए अपने को प्रीवियस ईयर पेपर्स का बहुत अच्छे से एनालिसिस करना चाहिए कि प्री में क्या क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, किस टाइप के क्वेश्चंस आगे आ सकते हैं, है ना। और मेंस में बेसिकली होता है आपका जो इंटेलेक्चुअल पीस ऑफ राइटिंग होनी चाहिए, जो भी आप लिख रहे हैं एक एडमिनिस्ट्रेटर अप्रोच के रूप में आपको लिखनी चाहिए। और उसके लिए सबसे पहले तो बेसिक बुक्स को आपको पहले पढ़ना होगा। उसके बाद जो भी एक मुद्दे हैं उसके कीवर्ड्स आपको अपने पास तैयार रखने होंगे। यही एक प्रिपेयर्डनेस है ना। और मैं ये बोलना चाहूंगा कि किसी भी मुद्दे के लिए आपके पास एक फ्रेमवर्क और स्ट्रक्चर हर एक क्वेश्चन के आपके पास तैयार होने चाहिए, है ना। और उसके बाद जो बेसिक बुक्स है उससे नॉलेज बेस को अपने बढ़ाते रहिए और उसका एप्लीकेशन आप इसमें आंसर राइटिंग में कर लीजिए। और सीजीपीएससी के मेंस में मैं बोलना चाहूंगा कि जो एग्जाम्स के जो क्वेश्चंस हैं, जैसे 40 मार्कर हैं, 20 मार्कर हैं, 8, 4 एंड 2। तो 2 मार्कर इज ऑब्जेक्टिव टाइप है, बिल्कुल भी उसमें कुछ ज्यादा करने को है नहीं। लेकिन 4 से आपका जो क्रिएटिविटी जो चालू होता है वो 40 में जाकर के उसका क्लाइमेक्स रुकता है, ठीक है ना। तो 40 में आपको बहुत अच्छे से लिखनी है आपको, कि बोला ना कि पढ़ने वाले को मजा आ जाना चाहिए कि इसने बहुत अच्छे से इसको डील किया है। तो आप कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस का ध्यान में रखते हुए जो मार्क्स अलॉटेड है क्वेश्चंस के उसको बहुत अच्छे से आपको डील करना होगा। और रही बात इंटरव्यू की, तो इंटरव्यू में बिल्कुल भी आपको 3 चीजों का ध्यान मैं हमेशा रखने के लिए बोलता हूँ प्रतिभागियों को, कि बिल्कुल भी पोलाइट रहिए, हम्बल रहिए, कॉन्फिडेंस के साथ जो भी बोल रहे हैं आप, ये मैटर नहीं करता कि आप क्या बोल रहे हैं, कभी कभी आप कैसे बोल रहे हैं वो भी मैटर करता है। और जनरल स्टडीज में आप इतना पढ़ लेंगे कि हर मुद्दे पे आप कुछ ना कुछ बहुत अच्छे से बोल पाएंगे। तो ये इंटरव्यू का मेरा सफर रहा सर, ये प्रीलिम्स और तीनों स्टेज का। जी, इंटरव्यू के बारे में ज्यादातर प्रतिभागियों की सोच होती है कि इंटरव्यू बहुत बड़ा हुआ है और बहुत अलग से तैयारी चाहिए। तो जैसा छात्रों को अक्सर हम समझाते हैं कि ये इंटीग्रेटेड प्रोसेस है, प्री मेंस इंटरव्यू अलग अलग नहीं है। तो इंटरव्यू के पहले किस तरह की आपकी तैयारी रही? इंटरव्यू के तौर पे विशेष कुछ अपन 15 दिन में अपनी पर्सनालिटी पे तो चेंज नहीं ला सकते, लेकिन अगर इस फील्ड में आने का सोच रहे हैं तो हमारा एटीट्यूड और बिहेवियर एक प्रशासनिक दृष्टिकोण का होना चाहिए। एक जैसे कि भीड़ में अगर खड़े होकर चीजों को देखते हैं तो 4 लोग हमको दिखेंगे, बट अगर हम हेलीकॉप्टर व्यू, एडमिनिस्ट्रेटिव व्यू अगर रखते हैं तो हम पूरी चीजों को एक देख सकते हैं। तो इंटरव्यू में अपने आप को यही सहज भाव का प्रदर्शन करते हुए चीजों को जो नॉलेज बेस है, करंट इश्यूज हैं, समसामयिक घटनाएं हैं, जो बड़ी बड़ी घटनाएं हैं, है ना, उन पे अपना एक ओपिनियन हमको तैयार रखना चाहिए। अगर अपना ओपिनियन नहीं है तो दूसरों की ओपिनियंस ऑलरेडी है, उससे अपना एक आकलन करते हुए उसको भी हम सीख सकते हैं उनसे। बहुत बढ़िया जी जी। बोर्ड के बारे में क्या रहा बच्चों की बच्चे अक्सर सोचते हैं कि बोर्ड कौन था, क्या क्या सवाल हुए? इंटरव्यू एक लक फैक्टर की भी तरह हो सकता है ना, लेकिन अपने को उस फैक्टर में नहीं जाना है। जो फैक्टर्स हमारे कंट्रोल में है उसको हमको पूरी तरह से तैयार रखनी है। हम ये डिसाइड नहीं कर सकते कौन सा बोर्ड अपने में आएगा। पीएससी प्रतिभा का प्रहरी है और ट्रांसपेरेंट बहुत है, तो आपको बोर्ड पे चिंता करने की बात नहीं है। जो भी बोर्ड आता है आपको अपनी तैयारी करनी है। वैसे आप पूछ रहे हैं तो सर मेरा बोर्ड था श्री पांडे सर के में, और मैं चाहता था कि मेरे से इंटरव्यू जैसे सवाल किए जाए, मुझसे वैसे ही सवाल किए। जी जी, जी।
तो सवालों में जैसे 2-4 सवालों को हम जानना चाहें तो किस तरह के सवाल? देखिए, सवाल जनरलिस्ट हो सकते हैं, लेकिन उसके आंसर्स आपको विशिष्टता के रूप में देना होगा, है ना। सामान्य चीजों का विशिष्ट ज्ञान जिसको बोलते हैं। तो जैसे सवाल तो जनरल थे, बट मैंने आंसर्स उसमें ऐसे रखे कि वो अच्छे आंसर्स हो गए, है ना। तो जैसे कि मैं कुछ सवालों को बता देता हूँ और कुछ सवालों के जवाब मैं दे देता हूँ, जिससे लोगों को पता चले कि इस टाइप से जवाब हम दे करके अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। बहुत बढ़िया। तो सबसे पहले तो मेरे बैकग्राउंड से सवाल किया गया, आपको जो व्यक्तिगत विवरण आप जो देते हैं पीएससी में, आयोग में, उस व्यक्तिगत विवरण ही उसी से सवाल जनरेट किए जाएंगे, एक सामान्य इंटरव्यू में देखा जाए तो। जी ठीक है। तो मेरे से पहले बैकग्राउंड से सवाल किया गया कि आप तो एनआईटी से पढ़े हैं, है ना, टेक्निकल टेक्नोक्रेट हैं, है ना, इधर एंटरप्रेन्योरशिप भी आपने किया हुआ है ना, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज भी आपकी बहुत रही है, तो आप टेक्नोक्रेट होकर के एडमिनिस्ट्रेशन में क्यों आना चाहते हैं? तो इसका जवाब मैंने दिया क्रिएटिविटी, है ना। इसका मैं कीवर्ड्स बता देता हूँ। मैंने उसको इलैबोरेटिव फॉर्म में वहां पर बताया था कि जैसे कि बोला जाए तो सोशल यूटिलिटी है इस फील्ड में, है ना, इंट्रोस्पेक्शन करना बहुत जरूरी है कि हमको प्रशासन सूट करता है, प्रशासन भी हमको सूट करना चाहिए। तो ये जो सूटेबिलिटी है और इंटरेस्ट है, इसी का कॉम्बिनेशन है कि मैंने डिसीजन लिया कि टेक्निकल से लेकर के एडमिनिस्ट्रेशन में आया जाए। और ये साधन साध्य और साधना की बात है कि हम किस साधन को योगदान देने के लिए चुनते हैं। बेसिकली साध्य तो सबका वही है, जैसे मेरा है कि किसी भी फील्ड में जाकर के अपना योगदान देना, है ना। तो मैंने इस फील्ड को एक मीन्स के तौर पे एक ब्रॉडर प्लेटफॉर्म में एंड के रूप में काम किया। जी सर। और दूसरा जो क्वेश्चन था, जैसे कि नक्सलवाद की समस्याएं, तो मैंने बता दिया नक्सलवाद की समस्याएं थी। कोल माइंस में मैं काम किया था, तो उसके बेसिस पे क्वेश्चंस हुए थे कि कोल ऑक्शंस कैसे हो रहे हैं, तो ई नीलामी की तरह से हो रहे हैं, मैंने बताया था। और एक कंट्रोलर, ऑडिटर एंड जनरल के बारे में भी पूछा गया था कि कोल स्कैम जो हुई थी उसको कौन सी संस्था ने रिवील किया था, तो मैंने बता दिया कि अब देखिए उन्होंने पूछा था कि सिर्फ कोल स्कैम के बारे में, तो मैंने सीएजी के बारे में बताया, श्री विनोद राय के बारे में बताया, जिन्होंने इस स्कैम को इतनी बढ़िया तरीके से एक्सपोज किया और सीएजी की पद की गरिमा को हम लोगों ने समझा। उस प्रकार की कोई संवैधानिक संस्था के बारे में हम पहले अवगत नहीं थे, तो श्री विनोद राय को क्रेडिट जाता है इसके लिए। फिर मैंने ये भी बोला कि सर, पोस्ट डजंट मैटर, द पर्सनालिटी विच होल्ड्स द पोस्ट दैट मैटर्स। बहुत बढ़िया। तो ये सवाल दूसरा सवाल था सर। एक्चुअल में इट वाज लॉन्ग इंटरव्यू, तो मैं बेसिकली कीवर्ड्स के बारे में बता देता हूँ। ठीक है, बहुत बढ़िया, है ना। और कुछ सवालों के जवाब मैं दे देता हूँ जिससे आपको पता चल जाए। उसके बाद उन्होंने तीसरा सवाल मुझसे ये किया कि हमारे लोकतंत्र की क्या कमजोरियां रही हैं, है ना। तो मैंने लोकतंत्र में बताया कि देखिए 3 प्रकार के कंपोनेंट होते हैं कि इलेक्शन प्रोसीजर, पीपल एंड देयर रिप्रेजेंटेटिव। अगर इन तीनों के ओपिनियंस में, इन तीनों के प्रोसीजर में अगर कोई फॉल्ट है, तो इलेक्शन में हमारे जो रिप्रेजेंटेटिव चुन के आएंगे वो कमजोर हमको करेगा। तो उन्होंने पूछा कि प्लीज आप लिस्ट आउट कर दीजिए प्रॉब्लम को। तो मैंने बोला कि जो रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पीपल्स एक्ट 1951 की एक कंडिका जहां पर अपराधियों को मतलब राजनीति में आने से रोकती है, वहीं दूसरी कंडिका अपराधियों को उसमें मौका देने का प्रयास करती है। तो इस प्रकार के लेजिस्लेशन में जो फॉल्ट है ना, उसको रोकने का प्रयास करना चाहिए। यह पॉलिटिसाइजेशन ऑफ क्रिमिनल्स एंड क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स को बढ़ावा देता है ना। तो इस प्रकार के जो मैंने अपने व्यूज दिए, है ना। उसके बाद सर ने पूछा कि तो इस ये आखिर रुकेगा कैसे, ठीक है ना। तो इलेक्शन कमीशन का कुछ रोल होना चाहिएगा। तो देखिए यहाँ पर मैंने गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज भी किया, है ना, कि इलेक्शन कमीशन मैंने देख रहा है 2-3 इलेक्शन से सर कि इट हैज जस्ट बिकम द नोटिस कमीशन ऑफ इंडिया। तो उन्होंने पूछा व्हाट काइंड ऑफ नोटिस, व्हाई यू आर सेइंग लाइक दिस। तो मैंने बोला कि जो जैसे पॉलिटिकल एंटागोनिज्म है, पॉलिटिकल पार्टीज जो पॉलिटिकल फंडिंग है, वो सब के मामले में जो एफिडेविट सबमिट होते हैं, तो उसमें जो फॉल्ट होता है उसमें इलेक्शन कमीशन नोटिस खाली देता रहता है ना। देयर इज नो सब्सटेंशियल प्यूनिटिव एक्शंस एम्पावर टू द इलेक्शन कमीशन। तो उसको फिर सर लोगों ने पूछा कि उसका फिर सॉल्यूशन कैसे है। तो मैंने बोला कि सबको संसद में साथ में आकर के पॉलिटिकल एंटागोनिज्म को छोड़ करके, मैं बताना चाहूंगा कि पॉलिटिकल एंटागोनिज्म मतलब प्रतिद्वंदिता के लिए केवल विरोध की राजनीति करना छोड़ करके सबको राष्ट्रहित के उसमें साथ में आकर के सर एक ऑन बोर्ड सबको लाया जाए, सारे पार्टीज को, और एक लेजिस्लेशन में सुधार किया जाए, है ना। फिर मैंने ये भी कहा कि इलेक्शन कमीशन जो है वो टूथलेस टाइगर की तरह काम कर रहा है उसको। तो उन्होंने पूछा कि फिर इलेक्शन कमीशन की कुछ गलती है क्या। तो मैंने बताया सर उस संवैधानिक संस्था की कोई गलती नहीं है, वो तो अपना जो कर्तव्यों का निर्वहन अपनी पूरी तल्लीनता के साथ किया जा रहा है, बट संवैधानिक प्रावधान ही ऐसे नहीं है जो इस प्रकार के इलेक्शन जो डेमोक्रेसी को कमजोर करने वाले तत्व हैं उसको दूर करें। तो इसका बेसिकली जो
सॉल्यूशन होना चाहिए वो पॉलिटिकल पार्टीज को एक पॉलिटिकल विल का प्रदर्शन करते हुए करना चाहिए। तो ये मेरा सवाल था। उसके बाद 2 सवाल और थे, जैसे कि उन्होंने पूछा कि ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है। तो सवाल आप देख रहे हैं कि सिंपल है ना, लेकिन जवाब हमको ऐसे देने हैं कि हम एक अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर के रूप में बता सकें, है ना, हमारा विजन उसमें दिखना चाहिए। जैसे कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट में मैंने बोला कि सर हम जो मिलेनियम डेवलपमेंट गोल की से बढ़ करके एसडीजी की तरफ जा रहे हैं। देयर इज 17 टारगेट्स एंड 169 गोल्स विच क्वांटिफाई द डेवलपमेंट, है ना, मैंने ये बताया। फिर मैंने बताया कि हमें ऐसे सिद्धांत का पालन करना चाहिए जो हमारी गतिविधियों को एक सतत विकास की ओर ले जाए। तो उसमें मैंने बताया कि इंटीग्रेशन, है ना, कंजर्वेशन, पब्लिक पार्टिसिपेशन एंड सोशियो इकोलॉजिकल एंड इकोनॉमिक बैलेंस इन ऑल एक्टिविटीज अगर हम रखते हैं तो यह सतत विकास को बढ़ावा देगा। ठीक है। और एक सवाल है कि हम वेस्टर्न, ये सवाल मैं खाली बता देता हूँ कि कल्चर जो है हमारा उसका वेस्टर्न इन्फ्लुएंस आप कैसे रोकेंगे, है ना। कल तो मैंने बोला कि हर वेस्टर्न चीज बुरी नहीं है और हर कल्चरल चीज हमारे अंदर जो है वो अच्छी नहीं है। बहुत बढ़िया। मैंने बोला कि फिर जो ट्रेडिशनल विजडम हमारा है और जो एक कल्चरल आइडेंटिटी हमारी है जो कोर ऑफ द कोर हमको बनाती है, उस पर वेस्टर्न इन्फ्लुएंस को हमको रोकना चाहिए। तो ये मैंने उसमें जवाब दिया जी। कुछ 2-3 सवाल और थे जो अच्छे इंटरेस्टिंग थे, मतलब जो आपके ओपिनियन को जानने का प्रयास कर रहे थे सब लोगों ने। जी। उन्होंने पूछा था कि विकास के लिए आपके क्या मायने हैं, है ना, और विकास का आपके लिए क्या मतलब है जी, है ना। तो मैंने बताया था कि जो डिप्राइव्ड सेक्शन है उनको ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, हेल्थ, एजुकेशन और जो एक एक्सेस ऑफ अपॉर्चुनिटीज जो मिलनी चाहिए वो हम नहीं दे पा रहे हैं। जो डेवलपमेंट है वो सेंट्रलाइज्ड हो गया है, इसका ट्रिकल डाउन इफेक्ट वहां पर नहीं पहुंचा है सुदूर अंचल में, छत्तीसगढ़ के क्षेत्रों में। तो उसको हमको मुख्य धारा में लाने का प्रयास करना चाहिए। ये मैंने विकास के मुद्दे गिनाए थे। तो ये ओवरऑल मेरा इंटरव्यू ऐसा रहा था। जी जी जी। मैं एक चीज आपकी बातचीत से समझ पाया कि जो छत्तीसगढ़ पीएससी को बाकी स्टूडेंट्स लेकर चलते हैं, जनरली उनकी सोच ये होती है कि हम तथ्यात्मक पढ़ें और पास कर लें इस परीक्षा को। तो मेरा मानना है आपके इस पूरे इंटरव्यू से ये समझ में आ रहा है और आपकी तैयारी से भी ये समझ में आ रहा है कि आपने इस पूरी पढ़ाई के दौरान चीजों को विस्तारित ढंग से तैयार किया। और अच्छी बात आपके साथ ये भी रही कि आपने यूपीएससी का इस साल 2016 का मेंस भी दिया है, आपकी तैयारी में पकड़ थी। तो हम ये मान सकते हैं कि छात्रों को ये भूल जाना चाहिए कि ये पीएससी का मामला है या यूपीएससी का मामला है। बेटर है अपने नॉलेज को शार्पन किया जाए। जी सर। ये सोचे बिना कि मैं पीएससी या व्यापम या यूपीएससी दे रहा हूँ। और मुझे लगता है हिमाचल की छत्तीसगढ़ में, छत्तीसगढ़ का निवासी मैं भी रहा हूँ, पिछले 5 साल से इस बच्चों को तैयारी हम करा रहे हैं इस संस्था के माध्यम से। मैंने ज्यादातर बच्चों को यही सुनते हुए पाया है कि तथ्यात्मक पढ़ेंगे तो पीएससी पास कर लेंगे। अब वक्त आ गया है कि छत्तीसगढ़ के सभी छात्रों को ये मैसेज जाना चाहिए कि पीएससी जैसे एग्जामिनेशन की तैयारी में यदि आप बेहतर पढ़ाई करके आते हैं तो स्वाभाविक तौर पर इस राज्य को आप जैसे बहुत अच्छे प्रशासक मिलेंगे जिनकी सोच एक बहुत उच्च स्तरीय होगी। और स्वाभाविक तौर पर छत्तीसगढ़ का विकास उन और राज्यों में बेहतर हो सकता है जो इंडिया में टॉप लेवल पर जाने जाते हैं। नो डाउट छत्तीसगढ़ बहुत अच्छा प्रयास कर रहा है, लेकिन जिस तरह से आपने अध्ययन करके इस परीक्षा को पास किया है, मेरे हिसाब से ऐसा सभी छात्रों को प्रयास करना चाहिए। और मैं आपके इस पर्सनालिटी के बारे में ये भी जानना चाहूंगा कि इस वक्त आपने विश्वास को कैसे बनाए रखा। अक्सर डर पैदा हो जाता है इंटरव्यू के पहले, तो वो अपने उस पक्ष को कैसे संभाला? जी, विश्वास के लिए इंटरनल मोटिवेशन है ना, परिवार वालों का सपोर्ट है, प्लस अपने अंदर कॉन्फिडेंस इतना हो जाना चाहिए कि जो भी पूछा जाएगा हम उसका अच्छे से आकलन कर पाएंगे और जवाब दे पाएंगे। जी जी जी। जैसा आपके मित्रगण बताते हैं कि परीक्षा के पहले आपको लगभग ये अंदाज हो गया था कि आप टॉप सूची में आ रहे हैं और इनफैक्ट टॉपर हो रहे हैं। तो ये जो विश्वास था, इस विश्वास को कैसे आपने पैदा किया, मतलब किस तरह से चीज आई? देखिए, मैं लोगों से मिलता हूँ, मैं बहुत बड़ा ऑब्जर्वर हूँ, बहुत बड़ा लर्नर हूँ, कीन लर्निंग का मेरा रहता है। मैं चीजें जो नहीं दिख रही उसको देखने का प्रयास करता हूँ, जो नहीं बोली जा रही उसको सुनने का प्रयास करता हूँ। इस प्रकार का जो अपने को एटीट्यूड रखना चाहिए, उससे पता चल जाता है। देखिए, कंपटीशन इज ऑल रिलेटिव, है ना, कि ये रिलेटिव है। आप अच्छा नहीं कर रहे, कोई और अच्छा कर जाएगा। तो मैं जो एक्सपीरियंस को देखा, है ना, परीक्षा की प्रणाली को समझा, तो मुझे लगा कि, है ना, जो एक बुद्धिमत्ता और जो इंटेलेक्ट अपने अंदर आना चाहिए वो मैं प्रोसेस के दौरान पा लिया था, मुझे ऐसा लग रहा था। और मैंने बहुत एग्रेसिवली मेंस में आंसर राइटिंग की थी
कि ना कि हमसे अच्छा कोई लिख ही नहीं पाएगा, है ना। जो भी हम लिखेंगे दैट विल बी द इंटेलेक्चुअल पीस ऑफ राइटिंग, पढ़ने वालों को मजा आ जाएगा, है ना। हम पढ़ने वाले को ही इंस्पायर कर देंगे कि अरे ये कौन है जो हमसे अच्छा लिख दिया, है ना। तो इस प्रकार से विश्वास मैं समझ गया था सर। और मैं सबको ये बोलना चाहूंगा, अगर मैं कर सकता हूँ तो छत्तीसगढ़ का हर बच्चा कर सकता है। उसमें कोई भी डिसिप्लिन बैरियर को आपको तोड़ना होगा, जो भ्रम है, जो पूर्व धारणा है, पूर्वाग्रह है, उसको तोड़ना होगा, है ना। आप जहाँ हैं, जिस प्रकार हैं, वहां से स्टार्ट कर सकते हैं, बशर्ते जो इंटरनल मोटिवेशन है, आपका लक्ष्य बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, आपका क्लैरिटी ऑफ थॉट होना चाहिए कि जी बिल्कुल मेरे को इसी फील्ड में जाना है ना। अब कुछ भी हो जाए, आपका जो हार्ट, माइंड एंड बॉडी है, तीनों उसी दिशा में काम करने चाहिए, है ना। तो बाकी चीजें अपने आप चीजें सरल होती जाएंगी, ये मेरा कहना है। बहुत बढ़िया। एक चीज और मैं आपके अंदर पाता हूँ कि आपने चीजों को स्मार्टली डील किया। एक तो परीक्षा को आपने परीक्षा समझा, इसे एक बहुत लंबा चौड़ा पहाड़ नहीं समझा कि जो टूट नहीं सकता, है ना। तो इसमें जो स्मार्ट स्ट्रैटेजी थी आपकी, वो कैसे आपने इस्तेमाल किया? जैसे प्री क्रैक हो गया, फिर मेंस में आपने जैसे कुछ देर पहले समझाया कि सिलेबस और क्वेश्चन पेपर, इस रणनीति के बारे में क्या कहना आपका? जी, तो सबसे पहले तो समय को बहुत ही अच्छे से यूटिलाइज करना है। टाइम इज द बिगेस्ट रिसोर्स, है ना। तो जो तीनों स्टेज को पहले तो आप समझ गए, उसके बाद सबसे बड़ा फैक्टर है मेंस का। मेंस में अगर आपके मार्क्स इतने अच्छे हो जाएंगे तो इंटरव्यू ज्यादा मैटर नहीं करेगा, ये बात आपको पहले समझनी होगी, है ना। और इसी उद्देश्य के साथ लिखना होगा, क्योंकि जो फैक्टर है आपके कंट्रोल में वो है प्री और मेंस, है ना। इंटरव्यू इज वेरी सब्जेक्टिव, है ना, कौन सा बोर्ड आएगा, कैसे आएगा। तो जो वो फैक्टर को हटा करके सबसे ज्यादा फोकस आपको मेंस में करनी चाहिए। और तैयारी शुरू करने से पहले समय का ध्यान रखते हो, जैसे कि, है ना, प्री से पहले कम से कम प्री के लिए इतना समय देना चाहिए कि प्री में आप क्वालिफाई कर जाए, है ना। और उससे पहले आपको मेंस को एक एक्वेंटेंस हो जाना चाहिए कि मेंस में 7 पेपर हैं, 7 पेपर में 5 पार्ट हैं, ये सिलेबस है ना, वो पहले होना चाहिए। उसके बाद जो भी रिसोर्सेस मार्केट में अवेलेबल हैं मेंस के लिए, उनका बहुत अच्छे से अध्ययन करिए, है ना। उनका अध्ययन करिए, उसके बाद में आप समझ विकसित कर लीजिए हर मुद्दे के प्रति, है ना। जो आंसर राइटिंग है वो आपकी समझ से आनी चाहिए, है ना। इट शुड बी ओरिजिनेटेड फ्रॉम योर ऑन माइंड, है ना। आप किसी बुक से नहीं लिख सकते, किताबों में तो बहुत भारी भरकम सब चीजें हैं, लेकिन आप उसको समझ करके, जो भी मार्केट में अवेलेबल है, सब वही बुक पढ़ते हैं, मैं भी वही बुक पढ़ा हूँ, उसी बुक से आप कुछ अलग लिख देंगे, कोई कुछ और अलग लिख देगा, है ना। तो आपकी लिखावट उस प्रकार की होनी चाहिए, है ना, बुक से पढ़ करके। तो ये हो गया मेंस का। फिर जैसे ही प्रीलिम्स पास में आता है, तो प्रीलिम्स का डिमांड जो है वो सीजीपीएससी की डिमांड को समझते हुए जो फैक्ट है, तथ्य है, और जो अवधारणा है, कंसेप्ट है, उसका जो मिला जुला रूप है, उसको आपको समझना होगा। और मैं बताना चाहूंगा कि प्रारंभिक परीक्षा होती है, क्वालिफाइंग है, आपको केवल ऑप्शंस को पहचानने हैं, है ना। आपको चीजों को थिंक करना है, लिंक करना है, ताकि आप एक इंटेलेक्चुअल गेसिंग कर पाए वस्तुनिष्ठ टाइप के प्रश्नों में, ठीक है। तो ये होगी प्रीलिम्स की स्ट्रेटेजी। तो प्रीलिम्स होने के बाद आप पहले ही मेन से अवगत हो चुके हैं, है ना। उसके बाद प्रीलिम्स जैसे पार होता है तो आपको पता चल जाएगा कि ऑब्जेक्टिव है, आप तो क्वेश्चन चेक कर लेंगे, है ना। बॉर्डर की स्थिति में बिल्कुल न रहें, ऐसा इतना स्तर बना के रखें कि प्रीलिम्स आपका बिल्कुल क्लियर हो। प्रीलिम्स जैसे ही क्लियर हो गया तो मेंस ऑलरेडी आपने पढ़ा हुआ है, उसको खाली आप एक रिवाइज करिए, है ना। और एक जो भी टाइम आपका जो प्रीलिम्स और मेंस के बाद होता है, उसको ऐसे डिवाइड करिए अपने स्तर के आकलन के हिसाब से कि सारा सिलेबस आपके नजरों के सामने हो, है ना। आपके दिमाग में सारी चीजें हो, किसी भी प्रकार का क्वेश्चन है तो हम बिल्कुल उसमें कम से कम 10 लाइन तो लिख सकें। इस प्रकार की तैयारी आपको करनी चाहिए। जी सर जी। ठीक है। तो ये समझ में आ रहा है कि जो छात्र ये सोच लेते हैं कि हमें 4 साल 5 साल अध्ययन करना है, तो मुझे लगता है आपने समय को बहुत अच्छे से सदुपयोग किया, और प्रीलिम्स को आपने उतना समय दिया जितने में पास होने लायक आपको चाहिए। और मुझे जहाँ तक लगता है आपने कॉन्सेप्चुअल स्टडी पहले ही कर रखी थी, ठीक है ना। और उसके बाद मेंस को आपने क्वेश्चनवार और उसके सिलेबस, उसके प्रश्नों को समझा और तोड़कर फिर लिखने का प्रयास किया। जी सर जी। मैं आपसे थोड़ी और जानकारी चाहूंगा। निबंध लेखन एक बहुत चुनौती का मुद्दा होता है छात्रों के लिए, तो निबंध को कैसे आपने मैनेज किया? जी, निबंध की स्ट्रेटेजी देखिए, 2 निबंध होते हैं सीजीपीएससी की बात करूं पर्टिकुलर तो 3 घंटे में 2 निबंध आपको लिखने हैं, तो ऑब्वियसली मैथमेटिक्स लगाएंगे तो 1.5 घंटे में एक निबंध के लिए समय मिलेगा, है ना। तो उस 1.5 घंटे में आप सबसे पहले आधे घंटे निबंध की स्ट्रक्चरिंग कर लीजिए। मान लीजिए आपको 1200 शब्द लिखने हैं, है ना, तो 1200 शब्द को डिवाइड कर लीजिए 12 पैराग्राफ में, है ना। 12 पैराग्राफ में
हर 12 जो पैराग्राफ है उसका एक सेंट्रल थीम डिसाइड कर लीजिए। तो स्ट्रक्चर आधे घंटे, आप आधे घंटे कुछ मत लिखिए, है ना। इन्विजिलेटर आपको भले बोलेगा कि आपसे होगा, बिल्कुल लिखिए, लेकिन है ना, आपको उसको ध्यान में न देते हुए आधे घंटे आपको केवल रणनीति बनानी है निबंध की, ठीक है। इंट्रोडक्शन कैसे होगा, कंक्लूजन हम कैसे करेंगे, है ना, जो भी पैराग्राफ है उसके मुद्दे को हम कैसे उठाएंगे और कैसे लिंक करेंगे। और दूसरी बात मैं बोलना चाहूंगा कि आप बहुत अच्छा सब हेडिंग जो निबंध में दे सकते हैं, सब हेडिंग जैसे कि पैराग्राफ से पहले जो अच्छा सा कोई सब हेडिंग है वो हम यूज कर सकते हैं, है ना। और उसके बाद जैसे निबंध को स्टार्ट करने का भी तरीका होता है, आप कहानी से शुरू कर सकते हैं, आप बढ़िया कोटेशन यूज कर सकते हैं, निबंध को कोटेशन से एंड भी कर सकते हैं। तो इस प्रकार की रणनीति से आप निबंध अच्छा लिख पाएंगे। और दूसरी बात यह है कि निबंध में फिर जो नॉलेज बेस आप जीएस में पढ़ेंगे उसी का उपयोग करना है, निबंध की कोई विशेष तैयारी तो नहीं लगेगी, है ना। और कोटेशन और उसको जो स्टार्ट है उसको लिंक करना है। और दूसरी बात, कोटेशन कोई ऐसा नहीं है कि अगर याद आ रहे हैं किसी महापुरुष के तो ठीक है, वरना आप नॉलेज बेस से अपने लैंग्वेज और शब्दावली का उपयोग करते हुए आप उसको बहुत अच्छे तरीके से एक अपना खुद का कोटेशन बना लीजिए, है ना, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो निबंध की मेरी ये स्ट्रेटेजी थी सर जी। बहुत बढ़िया। तो कुल मिलाकर यदि सभी विषयों को बेहतर ढंग से पढ़ लिया जाए और उन सबको जोड़ दिया जाए और टॉपिक को समझकर एक तरह से पल्लवन है, कह सकते हैं, किसी मुद्दे को आगे पल्लवित करना, बढ़ाते जाना, ऐसे ऐसा ही दिखता है। और बाकी मुझे लगता है व्यक्तित्व का जो योगदान है, तो बेहतर ढंग से आपने इन सब चीजों को पिरोया। और मुझे लगता है कि हिमांचल ने एक कंप्लीट पैकेज पीएससी को दिया अपने आंसर्स के माध्यम से, इंटरव्यू के माध्यम से, और प्रीलिम्स को जिस तरह से इन्होंने क्रैक किया, तो स्वाभाविक है क्रेडिट जाता है आपकी मेहनत को, आपकी प्रतिभा को। और आप चूंकि यूपीएससी भी तैयारी कर रहे हैं, तो मैं चाहूंगा यूपीएससी के छात्रों को कोई मैसेज देना चाहें जो उनके मन में भ्रांतियां हैं, क्योंकि आपका अनुभव रहा है, आपने मुख्य परीक्षा को भी पारित किया है, तो किस तरह का आप मैसेज देना चाहेंगे? क्योंकि छत्तीसगढ़ में यूपीएससी को लेकर हुआ है, बच्चों में डर है कि हमसे नहीं होगा, हम पहले पटवारी देख लें, हम पहले शिक्षाकर्मी देख लें। तो पद कोई छोटा नहीं होता, लेकिन मन का जो डर है वो यदि बड़ा है तो फिर पद आपको डराने लगता है। तो क्या ऐसा मैसेज देना चाहेंगे, खासकर जो गांव देहात के छात्र इस फील्ड में आना चाहते हैं, उनको किस तरह का मैसेज देना चाहेंगे? जी, जो आप डर की बात कर रहे हैं सर, उस डर से मैं भी गुजरा हूँ, है ना। यूपीएससी का पेपर का जो देखता था, कंसेप्चुअल जो होता था प्रीलिम्स में, बहुत ही जमीन आसमान का अंतर है यूपीएससी प्रीलिम्स और सीजीपीएससी के प्रीलिम्स में। वहाँ पे 3 स्टेटमेंट होते हैं, उसका कोड होता है। तो मैं भी पहले देखकर डर जाता था कि ये किस प्रकार का ऑब्जेक्टिव है ना। तो सबसे पहले आपको उस डर को निकालना होगा, डर को निकाल करके बोलेंगे देखा जाएगा जो होगा। और फिर जो यूपीएससी प्रीलिम्स का जो सिलेबस मेंशन किया हुआ है, बोलते हैं कि एवरीथिंग अंडर द सन इज आस्क्ड, ऐसा कुछ नहीं है। आपको प्रीवियस ईयर पेपर के 4 साल को आपको सवाल बिल्कुल रटे हुए होने चाहिए, है ना। और उस सवालों से आपको सेंस ऑफ इम्पोर्टेंटनेस दिमाग में, सबकॉन्शियस माइंड में चला जाएगा कि हम जब न्यूज़पेपर पढ़ेंगे तो हम उसी चीज़ों को फिल्टर कर लेंगे कि ये हमारे रिलेवेंट है ना। तो इस दिशा में यूपीएससी प्रीलिम्स की तैयारी करनी चाहिए। उसके बाद जो भी रिकमेंडेड बुक लिस्ट है वो सबको पता है प्रीलिम्स के लिए क्या बुक करनी चाहिए, तो उन बुक का चेकलिस्ट बना करके उसका अध्ययन करना चाहिए। और जहाँ तक मेरी बात है यूपीएससी प्रीलिम्स की, तो मैंने 4 प्रोसेस को फॉलो किया था। सभी प्रोसेस की अपनी अलग अलग जो डिमांड को फुलफिल करता था। तो उसमें सबसे पहला है कि जो मैंने बता दिया, पहला प्रीवियस ईयर पेपर का बिल्कुल एकदम एनालिसिस रट डालना है, बिल्कुल समझ आ जाना चाहिए कि ये पूछ रहा है ना, और इसी को हम आगे बढ़ाना है। दूसरा होता है कि उसको पहले समझ लीजिए, उसके बाद जो बेसिक बुक्स हैं जैसे एनसीईआरटीज हैं, है ना, 6 to 12 तक की एनसीईआरटी पढ़ लेनी चाहिए। अगर 6 to 10 नहीं पढ़ सकते हैं तो 11-12 की भी पढ़ सकते हैं अगर समझ में आए तो ये हो गई बेसिक बुक्स की बात। दूसरे जो स्टेज में मैंने बोला, तीसरा स्टेज होता है स्टैंडर्ड बुक्स, है ना, जैसे हिस्ट्री में, क्योंकि यूपीएससी चाहती है कि सामान्य चीजों का आपको विशिष्ट ज्ञान हो, तो आपको ज्ञान के स्तर को बढ़ाने के लिए स्टैंडर्ड बुक्स की भी अध्ययन करने की आवश्यकता है। तो अगर ये तीनों प्रोसेस को आपने फॉलो कर लिया तो आप फिर यूपीएससी में लड़ने के लिए तैयार हैं। तो उसके लिए रिजल्ट से पहले ही आप यूपीएससी में जाके ही सीधे युद्ध नहीं लड़ सकते, उससे पहले आपको युद्धाभ्यास करना होगा, है ना सर। तो उसके लिए आपको जो अच्छे रिकमेंडेड टेस्ट पेपर्स हैं, आजकल बहुत टेस्ट पेपर्स अवेलेबल हैं, है ना, तो उस टेस्ट पेपर्स का जितने से ज्यादा जितना आप अगर हल कर सकें तो आप बहुत अच्छा होगा, है ना। लेकिन उसमें ध्यान ये रखना है कि जो टेस्ट पेपर्स आप सॉल्व कर रहे हैं वो पूरे सिलेबस को कवर करता रहे, रोटेट करता रहे, है ना। एक सेट अगर आपने सिलेबस का कवर कर लिया फिर दूसरा सेट करिए, है ना। उससे क्या है, करंट अफेयर्स भी आपका उसमें इंक्लूड होता रहेगा। तो ये मेरी स्ट्रेटेजी रही थी यूपीएससी प्रीलिम्स की
तो इससे मैं यूपीएससी प्रीलिम्स कर रहा था सर। बहुत बढ़िया। तो मेरा मानना है कि बहुत अच्छी लर्निंग्स आपके माध्यम से बच्चों तक पहुंचेगी, छात्रों तक पहुंचेगी। और जहां तक मैं हिमांचल को देख पाता हूं, एक सहज और प्राकृतिक तौर पर जो इनका स्वभाव है, और यही स्वभाव हर प्रशासक की होनी चाहिए, और इसी माध्यम से तैयारी भी होनी चाहिए कि अपने जो प्रतिभा है, आपके अंदर जो स्ट्रेंथ है, यदि उस पर हम जोर लगाएं तो स्वाभाविक तौर पर आप अच्छा प्रयास करते हैं। और प्राकृतिक तौर पर एक प्रशासक के रूप में जो सोच होनी चाहिए, और आज के समाज को युवाओं की आवश्यकता है, तो हिमाचल एक बेहतर उदाहरण है। तो अगेन हिमाचल बोलना चाहूंगा सर, देखिए अगर आप अच्छे प्रशासक नहीं है या है ना, तो आप ऐसे प्रशासक के अंदर काम करेंगे जो अच्छे प्रशासक नहीं है ना। तो हमको खुद को अच्छे प्रशासक के रूप में जाना चाहिए सिस्टम में, सो दैट लोगों को एक अच्छा बेहतर उद्धार हो सके और उनको बेहतर प्रशासन मिल सके। यही मेरा उद्देश्य था सर। जी, बहुत बढ़िया जी। तो इस छोटी सी उम्र में बहुत एक परिपक्व सोच के साथ हिमाचल है, तो मुझे लगता है यही चीजें इंटरव्यू बोर्ड को या जिन्होंने मेंस का पेपर चेक किया है उनको आपने इम्प्रेस किया है। और मुझे लगता है हम सब के लिए लर्निंग है, जिस तरह से आपने अपनी प्रतिभा का बेहतर इस्तेमाल किया। और लोगों की धारणा होती है कि हम केवल कोचिंग में पढ़े हैं, हम केवल दिल्ली जाएं या टैग लगा लें, इन सबको तोड़ते हुए आपने ये साबित कर दिया, यदि आप स्वयं मेहनत करना चाहते हैं तो आपको कोई नहीं रोक सकता सफलता के आगे। और स्वाभाविक तौर पर छत्तीसगढ़ के दूर दराज इलाकों में जो बच्चे इस वीडियो को देख पा रहे हैं, तो मैं ये मैसेज देना चाहूंगा कि आप जहां भी हैं, आप अपनी जगह पर अपने रिसोर्सेज का इस्तेमाल करके आगे बढ़िए। कहीं कोई टैग नहीं लगा है कि आप दिल्ली जाएंगे, रायपुर आएंगे, बिलासपुर जाएंगे, कहीं कोई टैग नहीं लगा है। आप जहां हैं वहां पर जो भी उपलब्ध है वहां से तैयारी शुरू कीजिए, और मुझे लगता है हमेशा आप छात्रों के लिए उपलब्ध रहेंगे, है ना। तो डेफिनेट तौर पर बहुत अच्छा रहा हिमांचल, अगेन बधाइयां आपको, और यूपीएससी के लिए आपको ढेर सारी शुभकामनाएं, आप टॉप करें इस एग्जामिनेशन में। तो यहाँ पर मैं इस इंटरव्यू को विराम देना चाहूंगा, और जो भी आपके सवाल हो भविष्य में प्रशासक के तौर पर जिस भी जिले में रहेंगे, हिमांचल आप सभी को मार्गदर्शन देते रहेंगे। धन्यवाद हिमांचल। थैंक यू।